साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। मैं यहाँ पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने नहीं आया और ना इसका कोई फ़ायदा है। यहाँ पे बड़े संजीदा पाकिस्तान के मायनास कारोबारी हजरात मौजूद हैं। मैं आपसे सीरियसली आपसे जो असल मसाइल हैं उनका हल जानने आया हूँ कि वो आपके पास है। शेख साहब भी बैठे हैं और मेरे मेहरबान बारिश हमारे साथ दोस्त बैठे हैं और यहाँ पर हमारे बेग साहब बैठे हैं, बहुत शख्सियात बैठी हैं यहाँ पे। देखें, पहली बात तो यह है कि डॉलर की बात कर लें। डॉलर 2018 में, अगस्त 2018 में 115 रुपए का था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जब हमारी मुत्तहिदा कोalition की हुकूमत बनी और मैं तमाम मुत्तहिदा पार्टीज़ के ज़ुमा का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी कमाल मेहरबानी से अपना कैंडिडेट चुना, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत शामिल है, जनाब जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जिसमें MQM की क़यादत शामिल है, जिसमें PMLN मेरी अपनी पार्टी शामिल है, BNP शामिल है, बाप पार्टी शामिल है, ANP शामिल है, JUI शामिल है और दूसरी जमातें जिन्होंने अपनी मेहरबानी से जिन्होंने मुझे चुना। मैं कहना चाहता हूं कि जब 11 अप्रैल को मैंने हलफ लिया, उस दिन तो डॉलर 189 पे था, जो 115 रुपए से 2018 से सफ़र करता हुआ 189 पे आया था। तो ये जो 60-65 रुपए की उड़ान थी, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। अलबत्ता जिस दिन ओथ मैंने उठाया तो डॉलर 8 रुपए सस्ता हो गया। आपकी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट्स ऊपर गई। उसके बाद की जो सूरत हाल वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। बिल्कुल देखिए कि पिछले, और विदाउट गोइंग इनटू एनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि पिछली हुकूमत ने जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तो उनको किसी एक चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। अब बताइए कि तारीख की सबसे बड़ी कीमतें दुनिया में इस पर तेल की और पेट्रोल की हैं और पाकिस्तान कर्जों के ऊपर कर्जों की जिंदगी बसर कर रहा है। हकीकत यह है, कर्जों की मैं पी रहा है। और फिर आप ये कहें कि जनाब ये जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये जो साथ जो है वो जाल में फंस जाएगा। ये थी वो चाल। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुड़ाते ओले पड़े कि हम आज, जिन्होंने 3.5 साल तो एक धेले का रिलीफ नहीं दिया आम आदमी को, या तो उन्होंने आटे की गरीब आदमियों के लिए कीमत कम की होती, या उन्होंने चीनी की कीमतें कम की होती, या उन्होंने ये खुर्दनी तेल की कुछ कीमतें कम की होती, तब तो बात थी। 3.5 साल तो उनको याद ना आया और कर्जे ही कर्जे। मुझे बताएं, कराची के अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान में कोई एक मंसूबा बता दें जिसका माश से ताल्लुक हो, जिसका ज़राअत से ताल्लुक हो, जिसका समाज से ताल्लुक हो, जो इस पिछली हुकूमत ने 3.5 सालों में संजीदगी के साथ ला खड़ा किया हो और जिसका फल देने का वक्त आ चुका हो। मुझे एक मंसूबा बता दें। 22,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए, यानी 2018 में
जो पाकिस्तान के जो कुल कर्जे थे 1947 से लेकर 2018 से लेकर 30 मार्च इस साल तक 80% उन कर्जों में इजाफा हुआ इन 3.5 सालों में। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, उस वक्त तो कोई सियासी अफरा तफरी तो नहीं थी। उस वक्त तो उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं बड़े अदब से, बड़ी इनकिसारी से ये कहता हूँ कि ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका मैं कोई आपको ख्यालों की दुनिया में तो नहीं लेके जा रहा, आपके सामने सब कुछ। सी पैक आया, आपके जब लोड शेडिंग का शदीद मसला था, सी पैक के अपने बुनियाद पर यहाँ अपना प्रोजेक्ट कहाँ लगा जी, पॉडकास्ट में प्रोजेक्ट लगा, अपना पंजाब में लगा, सोलर के लगे, यहाँ पर विंड मिल के जामपुर में प्रोजेक्ट लगे, अपना पन बिजली के मंसूबे लगे। फिर हम अपनी जेब से पाकिस्तान के अपने जो स्केर्स रिसोर्सेज फॉरेन एक्सचेंज के, मैं तो उसके ऐनी शाहिद हूँ, बल्कि खुद मेमार हूँ उसका। मुझे वो चारों प्रोजेक्ट जो गैस की बुनियाद पर लगे थे, 2 वफाक के 2 पंजाब ने लगाए, अरबों डॉलर के वो मंसूबे थे। मैं अपना बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूँ कि इतने जल्द मुद्दत में इतने सस्ते और जदीद तरीन मशीनरी के मंसूबे पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कहीं नहीं लगे। ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। बिल्कुल मंसूबे लगे, लोड शेडिंग खत्म हो गई। अब लोड शेडिंग फिर क्यों शुरू हुई, मुझे बताएं। क्या ये सियासी अफरा तफरी का नतीजा है या कि बदतरीन इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ प्लानिंग, एक्सपीरियंस और करप्शन का नतीजा है? इसका फैसला करें आज आप, इसका फैसला होना चाहिए। ये जो 10-12 रुपए डॉलर बढ़ा है, इसको तो आप जरूर 1 महीने में इसकी कई तावीलें पेश की जा सकती है। मैं पूछता हूं कि जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी तो फिर दोबारा लोड शेडिंग किस तरह शुरू हुई, क्यों हुई? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब कौम मांगती है कि भाई हमें बताया जाए। और 22 खरब जो अपना जो लिया गया कर्जा वो कहां गया? ये वो चुपते हुए सवालात हैं जिसका हमें अपना कौम जवाब मांगती है और जवाब उनको मिलना चाहिए। आप चीनी एक्सपोर्ट करें, सब्सिडी दें, इस गरीब कौम के पैसे की सब्सिडी दें, और फिर रुपया तेजी से नीचे जा रहा है। विंडफॉल नहीं बल्कि अपन वाटरफॉल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। एक सब्सिडी मिल रही है और दूसरी तरफ आपको जेब में रुपया जो सस्ता हो रहा है वो जेब में जा रहा है एक्सपोर्ट में। फिर आप चीनी एक्सपोर्ट करें अरबों रुपए खर्च करके। ये एक सियासी अफरा तफरी का नतीजा था। फिर मुझे इस सवाल का जवाब दें कि गंदम आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर गंदम आप इंपोर्ट करते हैं, ये सियासी अफरा तफरी का नतीजा था। फिर मुझे इस सवाल का आप मुझे जवाब दें कि LNG की जब कीमत मार्केट में $3 पर यूनिट थी, $3 नहीं खरीदा, तेल मंगवाया, महंगा तरीन तेल मंगवाया, और जब $60 पे पहुंच गया LNG, 40 पे 30 पे, फिर अब सौदे कर रहे हैं। क्या ये अफरा तफरी का नतीजा था? खुदारा मैं समझता हूं कि हमें बहुत तहम्मुल, बर्दाश्त और ईमानदारी से इसका तजिया करना चाहिए। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कहीं अपना सिलेक्टेंस हुई तो उसका अजाला होना चाहिए। लेकिन ये बात कि बदतरीन 3.5 सालों की गवर्नेंस के बाद गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएं, ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि आप मुल्क को खोखला कर दें, आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें, और फिर जनाब आप कहें जी गद्दारी हुई या अपना या ये गद्दार और ये वफादार है। मैं समझता हूं कि इस बहस में गिर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना देकर आपको ये कहना चाहता हूं बड़े अदब से कि
ज़रूर डॉलर इस वक्त हचकोले का अपना रुपया हचकोले खा रहा है, और ये यकीनन ये जो इस वक्त 15, 20, 25 दिनों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, आप उसको अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आप कारोबारी हजरात हैं, आप बड़े पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान के बड़े अजीम मेहमान हैं, आप अरबों रुपए कमाते हैं, हलाल की रोज़ी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आप खुदारा इसका हल निकालें, बताएं हुकूमत को, मुझे बताएं कि इसका क्या हल है, ताकि अब इंपोर्ट्स पे आ जाएं। इंपोर्ट मैंने क्यों इसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर कैद लगाई, क्यों इसको मैंने कर्व किया? बात बड़ी सीधी है। और ये बात जो अल्लाह ताला ने जिनको शख्सियत बनाया है वो तो इंपोर्टेड हर चीज़ मंगवा लें, गरीब आदमी को रोटी दाल भी मुश्किल हो जाए, महंगी तरीन हम लोग गाड़ियाँ मंगवा लें, गरीब आदमी को टूटी साइकिल भी ना मिले, और अपना अपना हम अपने घरों में अपना मोहल्लात जैसे जनाब टॉयलेट्स में बेहतरीन लगवा लें, टाइलें और सामान लगवाएं बाहर का इंपोर्टेड, गरीब आदमी को अपना बाहर खेत में जाके वो करना पड़े। तो इसलिए मैं इसको तफसीर में नहीं जान चाहता, इसलिए कि ये गैर ज़रूरी, जिसको आप कहते हैं कि नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स और लग्जरी आइटम्स, इसके ऊपर एक दुरानी के लिए बैन लगाया गया। मैंने ड्यूटी भी नहीं बढ़ाई, इसलिए नहीं बढ़ाई, मैं जानता हूं कि अगर ड्यूटी बढ़ा देता 200% भी, तो जिनको बहुत अल्लाह ने दिए वो 200% ड्यूटी दे के भी मंगवा लेते। तो लिहाजा मकसद क्या था? मकसद रेवेन्यू तो मिलना चाहिए, लेकिन फौरी मकसद था कि हम जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम बचा लें किसी तरीके से, और उसको हम सेव करें ताकि इसमें डॉलर में एक स्टेबिलिटी आए और हमारे पास पैसे बचें, ताकि हमारी जो बहुत अशद जो ज़रूरियात हैं उनको हम फाइनेंस करें। मसलन आपका जो एडिबल ऑयल है 4 अरब डॉलर का आता है साल का। अब ये इंपोर्ट जो हमने जिसके ऊपर कट लगाया है, अगर $250 मिलियन महीने का अगर इसमें बचत होती तो साल का बन जाता है। डैडी साहब बहुत हिसाब के बहुत ज़बरदस्त हैं, इनको उंगलियों में अरबों खरबों गिनते हैं ये। तो अपना $250 मिलियन को 12 से आप ज़रब दें तो ये बन गया कुछ $4 बिलियन। अब ये अगर हमने कट्स लगाई हैं सामान तायुश पर, तो $4 अरब अगर हम बचाते हैं तो ये वो अमाउंट है जो पाकिस्तान के सारा जो खुर्दनी तेल है उसके ऊपर लगता है। तो क्या ये कौमी खदमत है, ये डिसर्विस है? फैसला कर लें। तो अगर हमें इस वक्त मुश्किल आन पड़ी है तो फिर कुर्बानी देनी होगी, और सबसे पहले हमें कुर्बानी देनी होगी जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह अपना नवाजा से नवाजा है। और वो गरीब आदमी, वो चाहे वो देहात में है, मैरान की वादियों में है, या पंजाब में है, या गिलगित में है, बल्तिस्तान में है, या बलूचिस्तान में है, केपी में है, वो गरीब आदमी, वो बेवा और यतीम जिसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, जिसके पास तालीम के पैसे नहीं हैं, रोते शीरखार बच्चे के लिए दूध के पैसे नहीं हैं, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है और सड़क पे चलता है तो पाँव में कांटा चुभता है तो खून बहता है, जिसके कपड़े मैले हैं, फटे हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करेगा कि एक तरफ अशराफिया जो है हर चीज़ मंगवाती है और इम्पोर्टेड अपना चीज़ें जो हैं, चाहे वो $1000 की एक चीज़ का एक पैकेट आए या कुछ और आए, वो मंगवा ले और हमें रोटी दाल ना मिले। तो ये सोशली भी एक सही कदम था, टू हैव अ करेक्शन इन आवर सोशल इम्बैलेंस। फॉरेन एक्सचेंज बचेगा इससे इंशाल्लाह आपका, जो कि आपकी जरूरी आप तेल इंपोर्ट करते हैं, आप गैस इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर लगेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात विद द कैविएट कि आपकी जो लोकल जो प्रोडक्शन जो है, जो इंडस्ट्री आपकी जो लगी हुई है उन अशिया के लिए जो बाहर से आती है, अगर लेट से एक आइटम बाहर से आ रही है वो सस्ती आ रही है, लोकल इंडस्ट्री तो मर गई, तो उससे भी अलबत्ता वहाँ पर एक आपको कैप करना पड़ेगा प्राइस को, वो एक फार्मूले के तहत, ताकि वो कोई विंडफॉल प्रॉफिट्स ना ले सकें। तो ये है मकसद इन इंपोर्ट्स को कर्ब करने का, ताकि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से वो इंशाअल्लाह स्टेबल होगा। और मेरा ईमान है आप लोग पाकिस्तान के मेहमान हैं, इस मेज़ पे बैठे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं या बिजनेसमैन हैं या ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर लोग सामने बैठे हैं, आप पाकिस्तान के अजीम मेहमान हैं। मेरा ये ईमान है खुदा की कसम कि अगर हम पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए,
एक जहां दो कालिब हो जाएं और ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो मैं दिन रात मेहनत करेंगे। तो मेरा ईमान है कि आप लोग इस मुल्क के जो बहुत बड़े मेमार हैं, पूरे पाकिस्तान में आप फैले हुए हैं, वो इंशाअल्लाह अगले 5-10 साल में इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। चीन किस तरह आज औज सरिया पर पहुंचा, मुझे बताएं, इसके जवाब दें। जापान जो अपना जंगे दोम में शिकस्त फाश हुई थी, जर्मनी वॉज रेस्ड टू द ग्राउंड, वो 60 साल में द बाउंस बैक। आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है, जर्मनी चौथी 5वीं बड़ी माशी ताकत है। वो बर्लिन वॉल जो है 90 की दिहाई में वो मुंदम हुई, क्यों? किसी जंग के जरिए नहीं। वो जो मकनातीस था मगरबी जर्मनी की जो माशी तरक्की का, उसने मशरकी जर्मनी को उनको पके हुए फल की तरह झोली में गिरा दिया। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों, हमारी क्या तकदीर में लिखा है, कि हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इकबाल इसलिए कहता है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और ये भी शेर सुने, ये भी शेर सुने, आपने करके दिखाया है कि इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। अब अंधेरे हैं ना, अपना लोड शेडिंग है, दूसरे इश्यूज हैं जो 3.5 साल में बड़ा गर्क हुआ इस मईशत का। तो इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। मगर वो किस तरह? छू मंतर से नहीं। कोई अपना अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि नमाज अपना अदा करो और रिज़्क की तलाश के लिए निकल जाओ। दिन रात मेहनत करनी होगी, कुर्बानी देनी होगी, खून पसीना बहाना होगा, और जो आपसे कमतर है, कमजोर है, उसके सर पर आपको दस्ते शफ़क़त देना रखना होगा, उसको साथ लेकर चलना होगा। फिर ये कौम बनेगी, एक कवि और जरी कौम बनेगी। इस तरह नहीं, इस तरह अगर हम रहे तो माफ कीजिए मेरे मुंह में खाक, फिर तो 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। लेकिन अगर हमने फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे कोई इसमें शक नहीं कि इस कौम में इतनी हिम्मत और इतनी कुव्वत है, इतने अजान काबिल हैं कि वो दिन रात मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान जरूर। अब हिंदुस्तान से हम कितना पीछे रह गए हैं। हाँ, एटमी ताकत में तो हम बिल्कुल कोई शक नहीं कि अगर वो खुदा ना खास्ता हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो हम मैली आंख को पांव तले रोन सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बियॉन्ड दिस? वो तालीम में आज देखिए कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की, अभी यहाँ पर मोतीवाला साहब ने कहा और मैं उसका बताता हूँ, आईटी में हिंदुस्तान आज 200 अरब डॉलर को छू रहा है, 200 अरब डॉलर को, और हम 1.5 अरब डॉलर, सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफी जो है, हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल जो है, उसको देखिए, बच्चियां और बच्चे इतने काबिल, इतने ज़हीन, अगर हम उनको एम्पावर करते तो मैं समझता हूं कि हमारी आईटी में हिंदुस्तान के मुकाबले में एक अच्छी खासी हमारा कंपटीशन होता। आज को मुकाबला नहीं है। अभी मैंने परसों कैबिनेट की मीटिंग ली और अपने ऑनरेबल मिनिस्टर आईटी को कहा कि मेहरबानी करके 2 साल का 15 अरब डॉलर का बनाए, और ये हो सकता है। 15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट आईटी में पाकिस्तान कर सकता है। शर्त यह है कि द विल टू डू, उसके बगैर नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि कराची में मैंने जब गुजारिश की थी, जब पिछले दफा आया था तो जनाब चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में मैंने कहा था कि वफाक की तरफ से जो आपका ये कौन सी सड़क है, साइट की हम इंशाल्लाह वो वफाक बना के देगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला है पानी का। सीनियर मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ फरमाए, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूँगा। शाह साहब से मेरी बात हो चुकी है। देखें, 1 अरब डॉलर अवेलेबल है, सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट का तोहफा है। इट इज़ इन्वेस्टमेंट, ये लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का तोहफा है। अब मैं आपको बतौर खादिम पाकिस्तान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप बैठें, सर जोड़ें, हुकूमत सिंध, यहाँ पर MQM, यहाँ पर बैठे कारोबारी हजरात, महलों के जो लोग हैं, बैठें
और एक प्लान बनाएं, एक फिजिबिलिटी बनाएं, और वो पैसा यहाँ आएगा, $1 अरब अपना यहाँ पर पहुंचेगा। डिसैलिनेशन आप प्लांट्स लगाएं, तो मैं समझता हूं कि अगले चंद साल में कराची के घर घर में साफ पीने का पानी अवेलेबल होगा। अब तो ये आपके ऊपर, अब $1 अरब की इन्वेस्टमेंट तो अवेलेबल है, इट्स ऑन द टेबल। तो मैंने जहाज में मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा था, यार ये हम कराची के लिए इस्तेमाल कर लें, उनकी फिजिबिलिटी बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं चेक करता हूँ, नहीं भी बनी तो आप बड़े बड़े, ये मोती वाला बैठे हैं, मोतियों जैसी इनका जहन है माशाल्लाह, और आप लोग बैठे हैं, डैडी साहब बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप बैठे हैं, सिंध गवर्नमेंट अपना बढ़ाए, इनको साथ मिला के और इसको हम लेके चलें इस मंसूबे को। और इसमें, और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तैयार हैं, हम तो कर रहे हैं पाकिस्तान से वायबल मंसूबों की। तो ये बात मैं कर चुका। अगली बात मैंने ये करनी है आपसे कि आईटी बोर्ड और आईटी टावर्स बनने चाहिए सारे सूबों में, और उसमें ट्रेनिंग हो, हजारों बच्चों और बच्चियों को हम ट्रेन करें और उसके बाद आगे लेके चलें। तो ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री बन सकती है। एक्सपोर्ट के ऊपर हमें देखें, पूरा हमें जोर लगाना होगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर। वो इस तरह, मेरी बात सुन लें, आप एक्सपोर्टर हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई तजुर्बा नहीं रखता, मैं तो एक तिफले मकतब हूँ आपकी सामने, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी ये इसका इल्म है। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बने, बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों से मिलकर, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो KPK है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, वहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल जोन्स एयर मार्क करे। वो ज़मीनें हुकूमतों की हों, चाहे वो वफाक की प्रॉपर्टी है या सूबों की प्रॉपर्टी है। वो ज़मीन जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करे, वो एक बड़ा आला किस्म का वो सिस्टम बनाकर, पानी है, सड़कें हैं, वो दें। और ज़मीन जो है वो एक्सपोर्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे, कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन है, आप लें, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, सट्टेबाजी के लिए नहीं। जो हमारा, माफ़ कीजिए, जो होता है, और रखी ज़मीन, जनाब वो बिजली नहीं आई, जनाब वो पानी नहीं मिला, जनाब मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे लोन नहीं मिला, फलान नहीं मिला, ये नहीं। वो एक वन विंडो ऑपरेशन, और वो ज़मीन जो है वो डेवलप करके, और फिर वहाँ पर पूरी तरह वो सड़कें बिछाई जाएँ, चाहे वो शहर से 60 मील दूर बाहर हो, अपना दूर बाहर। आजकल मोटरवेज बनती हैं, 1 घंटे में 150-150 किलोमीटर आप पहुँच जाते हैं बड़े आराम से। वहाँ पर ज़मीनें डेवलप की जाएं, गवर्नमेंट की ज़मीनें हों, और वो एक्सपोर्टर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर एक्सपोर्ट हम में आगे ना बढ़े, आज हम नेट इंपोर्टर्स बन गए हैं। तो एक्सपोर्टर्स के लिए हम ये करें। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से बात की थी, और उसके अलावा एक्सपोर्टर्स पर हम बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंकों से लोन दिलवाएं, जो माजी में मिसयूज़ होता रहा। जनाब वो, मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। एक वो एक्सपोर्ट की अपना वो बाहर से दुबई से LC खुलवा ली, मैं नो नेम्स, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। LC खुल गई, वो 3% पे मिल गया अपना लोन, और 6 माह बाद वो बैंकों का मेरे तो वो अपना माल ही नहीं मुझे मिला, एक्सपोर्ट नहीं मिला, फलां लोन ले लिया, पेनल्टी दी, मामला ख़त्म। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। कौमें तो इस तरह बनती हैं, उसके बगैर नहीं बनती। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर PI की फ़्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंचना है, और आप घर में उठे 6:30 बजे, तो आप जहाज़ कहाँ से पकड़ेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। आपने शेव भी करनी है, आपने अपना ब्रश भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, और फिर बच्चों को प्यार भी देना, तो कहाँ से आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे? तो कौमें तो वही तरक्की करती हैं, वो जीती जागती हों और वक्त की कदर करती हों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक ये इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात, अगर हेक से ट्यूलिप्स आ सकते हैं जहाज से दुबई, हर रोज फ्लाइटें आती हैं, तो हम तो यहाँ कराची से दुबई 2 घंटे का रास्ता है। आप अपनी ज़राअत, सिंध की ज़मीनें, पंजाब की ज़मीनें, बलूचिस्तान की ज़मीनें, KPK ज़मीनें, जो बेहतरीन अजनास वहाँ उग सकती हैं, उनको उगाया जाए, और वहाँ पर देहातों में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम किए जाएं,
उनको इंसेंटिवाइज किया जाए देहातों में, ताकि माइग्रेशन ना हो शहरों को, लोग देहात में रहें, इंडस्ट्री वहाँ पर लगे एग्रो बेस्ड, और वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उस क्वालिटी पे लेके आएँ जो गल्फ में उसकी इस्तेमाल होता है या दूसरे ममालिक में। ये है वो तरीका दुनिया में जिंदा रहने का। वरना GSP प्लस हम उनकी मिन्नतें करें, अच्छा जी हमें कर दें, जी एक्सटेंड कर दें, वो शायद कर दें मजबूरी के लिए, लेकिन आप GSP प्लस एक तो आप मिन्नतें करके करा सकते हैं या फिर अपनी तवानाई से कर सकते हैं कि हमने ये अचीव किया, आप हमें करके दें जी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ये अगर हम बनाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम से स्काई वुड बी लिमिट। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा। कल मुझे चीनी वफ्द मिला, मुझे कल वो किसी और काम के लिए आया था, उन्होंने खुद कल कहा मुझे कि प्राइम मिनिस्टर हम KCR के लिए वी आर वेरी सीरियस। और कल मुझे इस्लामाबाद में मिला, मैंने उनके हक में, चीन हमारा बेहतरीन दोस्तों में शामिल है, और CPEC जिसके ऊपर कितने गलत इल्ज़ामात, भोंडे इल्ज़ामात लगाए गए थे, उससे ना सिर्फ नाराज़ हो गया बल्कि CPEC जो है अब ठंडा पड़ चुका है। मगर कल मुझे उन्होंने फिर मेरी उम्मीद मेरी दोबारा बदी, और उन्होंने कहा जी हम KCR के जो कराची का सर्कुलर जो रेलवे है उसके लिए हम बिल्कुल वी आर सीरियस। तो बहुत मुझे खुशी हुई, मैंने उनके हक में पूरे हाउस में तालियां लगवाई, शुक्रिया अदा किया उनका कि भाई बड़ी मेहरबानी आपकी। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें कोशिश करनी है, ये नहीं कि खत लिख के मैं सो जाऊं और जनाब वहां से नहीं, इस तरह नहीं होता, ये नहीं होता। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है, उसके बगैर मामला नहीं बनता जिंदगी। तो ये IT की बात होगी, गैस का जो इशू बात की, देखिए 62% सेंध जरूर देता है, होता है, एंड आई रिस्पेक्ट योर फैक्ट्स में कोई नहीं है, लेकिन इसको ऐसा फार्मूला लेके आएँ जिससे कि कराची की इंडस्ट्री भी चले और पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी चले और मुल्क आगे बढ़े। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा मंसूबा लेके आएँ मेरे पास, फार्मूला, जिससे कि हम इसको डोमेस्टिक, बड़ा आसान है कहना मोती वाले की डोमेस्टिक बंद कर दें, वैसे किस तरह बंद हो जाएगी? लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बलवे हो जाएंगे। देयर हैज़ टू बी मेथड इन द मैडनेस। एक तरीके से हमें करना होगा ना। ये तो कुरान करीम में भी लिखा है कि 3 मरतबा हुक्म हुआ कि खमर या नबीज़ या जिसको शराब कहते हैं, 3 मरतबा हुआ कि अब ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर कहा कि इसको नमाज पढ़ने के लिए जब जाओ तो इसको ना करो। फिर आखिरी हुक्म आया कि अब ये बैन हो गई है। अगर वो रातों रात अगर एक ही मरतबा, अल्लाह ताला का भी इसमें कोई हिकमत थी ना, वरना 3 मरतबा रब ताला चाहता हो तो एक ही मरतबा हुक्म दे देता। इट वॉज स्पेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरीके से अगर आपने घरों की डोमेस्टिक को आपने कुछ ऑल्टरनेटिव देना है तो उसका कुछ तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके लिए अवेयरनेस करनी पड़ेगी, उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो प्लान लेके आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान, ये मेरी बात नोट कर लें, पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता $20 अरब सालाना तेल और गैस और डीजल और फर्नेस ऑयल पे खर्च करने का, नहीं मुतहम्मल हो सकता। आप देख लें इस साल मिफ्ता कितना है गैप बिटवीन आवर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? इंपोर्ट एक्सपोर्ट $45 बिलियन, $45 अरब का गैप है। अब बताइए कि $45 अरब की गैप, आप रेमिटेंस को शामिल भी कर लें तब भी $15 अरब का गैप रह जाता है। कहाँ से आप पूरा करेंगे, किस तरह पूरा? तो इसलिए यकीन कर लें कि जिस तरह अपना सिंध में अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त कॉरिडोर दिया है ये विंड का, इस तरह भावलपुर में बहुत शानदार सोलर का है, बलूचिस्तान में है KP के। हमें ये सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको ना गैस इंपोर्ट करनी पड़े। वक्त लगेगा, रातों रात तो अपना ये नहीं होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, मगर उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो अगले 5 साल में 10 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। घरों में मैंडेटरी वो पूरी स्कीम हम बनाएं कि घरों में मैंडेटरी कि गीज़र आप जनाब आप लाएँ, अपने सोलर पैनल लगाएं घरों में, और घरों में और भी आप चीज़ें जो हैं सोलर से चल सकती हैं। छोटे पैनल के रिवर्स आप मीटरिंग कर सकते हैं, वो तफसील की बातें हैं। बड़ी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान में अगर आएगी, इस मुल्क का $20 अरब जो कि शायद 20 साल बाद 40, 50, $60 अरब बन जाए, वो आप बचा लेंगे हमेशा के लिए। और आपको और आपकी जो गैसेस जो हैं वो एडिशनल आपको मिलेंगी।
ये इतनी बड़ी ये, और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में सूरज भी दिया है, हवा भी दी है। अब हमें हमारी जो पॉलिसी, ये आप कहते हैं जनाब सियासी कलबरी, 3.5 साल में अगर ये करते तो मैं आपको कहता कि अपना, मैं उनको सल्यूट करता कि सोलर अपना पावर ले आएं और विंड पावर ये ले आएँ। 3.5 साल क्या करते रहे, मक्खी मारते रहे, क्या करते रहे वो। ये वो चीज़ें हैं। हमें 1 महीना हुआ है और हम एक ज़िंदगी के पाकिस्तान की सबसे मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, इकनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली। आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हमारे क्या हैं, क्या वो कर गए अपना आखिरी महीनों में। 3.5 साल एक ढेले की सब्सिडी नहीं दी। तो ये जो चैलेंज को मजाक तो नहीं है। इसीलिए मैंने 2018 में मैंने पहली अपनी तकरीर में कहा था, लेट्स साइन चार्टर ऑफ इकोनॉमी। उसको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया और मजाक उड़ाया गया, हत्ता कि तजलील की गई। तो कौमें इस तरह तो नहीं बनती। आप अमेरिका के कोई सदर आए जाए, 3-4 जो उनकी पॉलिसीज हैं दे रिमेन अनचेंज्ड, जिसमें फॉरेन पॉलिसी भी शामिल है। और उनकी जो अब उन्होंने खोले हैं अपने ऑयल के रिजर्व्स, वो दिहाइयों उन्होंने उसको बंद रखा अपने ऑयल रिजर्व्स को। तो मुल्क तो तब बनते हैं कि जो कौमी जो बका और सलामती और खुशहाली के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो सब एक होते हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि सोलर और ये विंड के ऊपर हमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए अपना इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, चाइना में इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, यूरोप से खैर बहुत महंगा है सोलर की जो उनके पैनल्स हैं, चाइना तो मिल जाएंगे जहाँ पर आज 3 या 4 सेंट्स है बिल्कुल आपकी पर यूनिट सोलर, 4 सेंट्स होगा। अब बताइए कहाँ, आज से 5 साल पहले 18 सेंट था, आज 3 सेंट 4 सेंट। आपकी जो बिजली जो है आप एलएनजी से पैदा करें वो भी आपको 12 या 11 रुपए से कम नहीं पड़ती। तो ये है वो जिंदगी और जिंदा रहने के तरीके। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई जादू वादू नहीं है, कोई छूमंतर नहीं है। और ये कब तक अब हम इस तरह चलेंगे। मुझे आपको मैं नाम नहीं बताता, अभी मेरी बात हुई एक हमारे दोस्त मुल्क के, उनका जी कि आपका हम रोल ओवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपने तो बात नहीं की लेकिन हम कर रहे हैं। मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस मुंह से पहली गुफ्तगू में आपको कहूँ कि मैं कशकोल ले आऊँ। आप कब तक हम कशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे। 75 साल गुजर गए हैं, 75 साल गुजर गए हैं। आज भी सऊदी अरब जाते हैं, वो तो हमारे मुरब्बी हैं, बेहतरीन हमारे भाई हैं, वो तो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हम किस मुंह से किस शक्ल से जाते हैं, ये हमारा ही हौसला है। मैं आपको सही बताता हूं, हम बिल्कुल इस मामले में ढीठ बन चुके हैं, ढीठ कि भाई जाएंगे तो बस कशकोल रखेंगे और $1-2 अरब लेके आएंगे। अपना यूएई जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, कतर जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। ये क्या ये मांगे तांगे की जिंदगी। फूक डाले, वो इकबाल कहते हैं ना, फूक डाले ये अब क्या है वो शेर, ये फूक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपनी जहां पैदा करे, आप अपना जहां पैदा करे कि ये जो उधार का जो आसमान जो जमीन है इसको फूक डालो। ये जो महल पूरे पाकिस्तान बने हैं, लाहौर में बने हैं, कराची में, पेशावर में, कोयटा में, इस्लामाबाद में, इससे कौमें नहीं बनती। अगर इससे कौमें बनती होती जितने हमारे शानदार महल बने हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है या चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, गवर्नर हाउसेज हैं, तो हम पाकिस्तान दुनिया की सबसे आगे अगली कौम होते। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं। वो तो चाहे आप गारे के घर में रहते हों, मगर अगर आप खुशहाल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे। और अगर आप मांगे तांगे की जिंदगी के महल में रहते हो तो लोग कहेंगे जनाब ये एक बेकारी जा रहा है। बिल्कुल खुदारा, अगर हमने कायद के पाकिस्तान को बदलना है और उन अजीम लाखों मुसलमानों ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अगर हमने उनको वाकई हमने रिस्पेक्ट करना है और उनकी रूहों को सुकून देना है, तो फिर एक ही तरीका है कि तमन्ना के जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। यह है वो तरीका जिंदा रहने का, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिंदा रहने का, यही वो तरीका रहने का। और अगर हम आज ठान लें और हम तय कर लें तो इंशाअल्लाह
आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो, मैं K4 की बात कर चुका, GSP प्लस मेरी बात हुई है, प्रेसिडेंट EU कमीशन जो अर्सुला फॉन डेर लेयन से भी बात हुई, कल मेरी बात हुई प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिशेल से, और दोनों पॉजिटिव थे। हमारी आखिरी रिव्यू जारी है GSP प्लस का, तो अल्लाह ताला से उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बावजूद कि हमने यूरोपियन यूनियन को क्या क्या सलवातें सुनाई हैं और अपनी ज़ात के लिए अपने पाकिस्तान की जो मफाद उसको कुर्बान कर दिया। यानी आप देखें कि ये है वो अपनी सियासत, ये है पाकिस्तानियत, कि उन्होंने हमसे नाराज़ हो गया यूरोपियन यूनियन, उनको क्या क्या हमने ताने दिए, लेकिन उनसे बात हुई। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, और इसमें को अच्छी निकलेगी। 17% जो सोलर टैक्स लगा है, मिफ्ता साहब ये बड़ा नामुनासिब है, इसको अभी आप ऐलान कर देंगे, ये ख़त्म करें इसको, बिल्कुल इसको अभी ख़त्म करें। सर आपने कह दिया वो ऐलान हो गया। आपने कह दिया ऐलान हो गया, मैंने नहीं कह दिया, आपने करना है। जी वो कर ये जब मैंने कीमतें अपना ये बैन लगाया इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो मैं इनको हर आधे घंटे में इनको मैं पूछता था, सर अभी करते हैं वो IMF। मैंने कहा IMF ने ये कहना कि आप अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बचा रहे हैं, या तो हम खर्च कर रहे हो तब तो बात है, वो उस पर एतराज़ करेगा। नहीं सर, मैंने कहा नहीं मिफ्ता साहब मेहरबानी करें, इसके ऊपर फिल फॉर आपने कैबिनेट से अप्रूवल करवाएं, बाई सर्कुलेशन करवाया हमने कैबिनेट से, बाई सर्कुलेशन हमने अप्रूवल करवाया कैबिनेट से। परसों रात 10 बजे हमने जनाब SRO जो हैं वो जाएंगे, और आज ये लॉ बन गया। आपका $4 अरब साल का बचेगा, $4 अरब। It's like earning $4 billion. It is to finance your imports of your entire edible oil. What else you want? तो GSP प्लस की मैंने बात कर ली, आपसे सोलर की बात हो गई, और जो पानी की बात हो चुकी, और इसकी मैंने KCR की बात कर ली। अल्लाह ताला हम सबको खुश खुर्म रखे। इदरीस साहब ने शुरू में कहा था कि अगर आप होंगे तो आपसे वो ट्रॉफीज़ लेंगे। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, खुशी गमी उसके हाथ में है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह जब तक मुझे रब ने हिम्मत दी, तौफीक दी, मैं खादम बनकर आपकी खिदमत करता रहूँगा। पाकिस्तान कायदे आज़म, बहुत शुक्रिया।